नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज राष्ट्रपति। और जो लोग सर्च करते करते आ गए हैं वो कृपया बने रहिए वीडियो पे। आपकी सारी भी चीज़, जितनी भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो सारी की सारी आपको सिखा दी जाएंगी। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो भाई जो लोग चैनल पर नया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं भाग 5। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 5। भाग 5 पढ़ेंगे। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हम लोगों ने भाग 4 कंप्लीट कर लिया है। भाग 4(1) हम लोगों ने भाग 4 का जो था वो भी कंप्लीट कर लिया है। नीति निर्देशक तत्व पढ़े भाग 4 में, उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़े 4 का में। ठीक है, तो 4 में पढ़े हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, और 4 का में हम लोगों ने पढ़े मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 5। तो भाग 5 में क्या है, भाग 5 में एक छोटी सी बात लिखेंगे यहाँ पर, यह है संघ। संघ मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि संघात्मक शासन। ठीक है, संघात्मक शासन हुआ, मतलब ये हुआ कि संघात्मक शासन अथवा संघ सरकार, ये इसका मतलब हुआ, संघ सरकार। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद ये कहां से कहां तक पढ़ने हैं हम लोगों को, तो 52 से 151 तक। 52 से कहां तक पढ़ेंगे, 52 से 151 तक पढ़ेंगे। तो भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 52 से 151। 52-51 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। उसी के आगे से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 52 से 151। और ये जो भाग 5 है ये काफी लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, कवर करनी है। ठीक है, तो भाग 5 में देखो क्या है भाई, भाग 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखो 5 चीजें इसमें हैं। एक तो है, एक क्या है, कार्यपालिका। एक है कार्यपालिका, दूसरा है संसद, तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे संघ क्या न्यायालय या संघीय न्यायालय, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जो लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे वो लोग जान चुके होंगे कि ये भैया इतना जो है, इतनी चीजें मैंने लिख दी यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ज्यादा पढ़ने वाले ही हैं हम लोग। अब 52 से 151 अनुच्छेद है। मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो भाई देखिए, कार्यपालिका में अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 52 से लेके कितना हो जाएगा, 52 से लेके कितना पढ़ेंगे हम लोग, 78 तक। ठीक है, और संसद क्योंकि यहां से स्टार्ट होगी तो ये कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 79 से 123 तक, 79 से 122 तक, क्योंकि राष्ट्रपति शक्तियां तो 123 में है ना। तो 79 से 122 पढ़ेंगे, 123 पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, और संघीय न्यायालय पढ़ेंगे 124 से 148 तक, 147 तक, और ये पढ़ेंगे 148 से 151 तक। ठीक है, तो देखो एक चीज देखो, मैं बना दूं इधर से, देखो ऐसे। अब ठीक है, ठीक है, तो ये दिख रहा है सही से, मैं जरा से चेक कर लूं एक बार। तो दोस्तों हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं और काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। यहां पर एक चीज देखो, कार्यपालिका के जो अंतर्गत पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। देखो नंबर 1 तो यहां पर क्या डालेंगे हम लोग, कार्यपालिका के नंबर 1 पे क्या डालेंगे, राष्ट्रपति। दूसरे पे देखेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति। तीसरे पे देखेंगे प्रधानमंत्री, और 4 नंबर पर देखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब राष्ट्रपति हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो राष्ट्रपति देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, तभी टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति।
लेकिन एक्चुअल में क्या हम लोग भाग जो है 5 पढ़ रहे हैं, तो भाग 5 में है राष्ट्रपति का वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद देखने वाले हैं, ये चीज़ समझो कि अनुच्छेद 52 से 61 तक हम लोग आज हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं, जबकि 52 से 61 हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबा टाइम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में समझाना भी चीज़ें आपको हैं, तो काफ़ी अच्छे से बताना भी है, तो देर लगेगी। तो हालांकि राष्ट्रपति जो 52 से 61 है, वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का वर्णन खाली 52 से 61 तक ही है, बहुत जगह जैसे 123 भी है, बहुत जगह है। लेकिन क्या है कि हम लोग स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे, जब बाकी जो शक्तियों में नाम आएगा और जगह जगह जो उसकी पावर होगी, तो उसमें भी हम लोग अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले हम लोग 52 से 61 तक ही देखेंगे। अब देखो, ये बांटने का मतलब ये होगा, कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन बन गया कि न्यायालय का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आप लोग के सामने ये सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको पता है कि भैया 123 में तो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, यहाँ पर तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक था, लेकिन यहाँ पर 124 से 147 है। अब इसके बीच में कोई मिल जाए, आप तुक्का मार सकते हैं, आप तुक्का मार देंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, राष्ट्रपति स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वो आयरलैंड से ली गई है, और जो महाभियोग है वो यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। अच्छा, अब यहाँ पर समझो एक चीज, देखो जहाँ पर लोकतंत्र की बात होती है, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन होता है, वहाँ पर 2 चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो होती है संसदात्मक व्यवस्था। देखो, जहाँ पर एक नोट करके लिख लो, ये एक पॉइंट है कि लोकतांत्रिक राज्य में 2 प्रकार से शासन होता है, 2 प्रकार से शासन होता है। देखो, पहला क्या होता है, संसदात्मक, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। देखिए, संसाधनात्मक जो होता है, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अपने भारत देश है। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, वो क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है, जो वास्तविक जो शक्ति होती है, जो ये इसमें होता है, संसदात्मक में जो होता है, वास्तविक शक्ति जो होती है वो पीएम के पास होती है, और अध्यक्षात्मक में होता क्या है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जानते होंगे, यूएसए है। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रपति जो है काफी पावरफुल होता है। तो आगे चलते हैं, अब छोटी सी चीज देख लेते हैं। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते फिर। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और क्या होता है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का तो मतलब आप जानते होंगे। विधायिका मतलब क्या होता है कि विधि का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसको विधायिका बोलते हैं। विधि का निर्माण करना प्रमुख कार्य होता है इसका, है विधि का निर्माण करना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार, विधि के अनुसार शासन चलाना। और न्यायपालिका मतलब जानते हैं जो न्याय जलाती है उसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। चलो, अब इसका इसके साथ पूरे का पूरा अब हम लोग क्या करते हैं, देखो सही लिखा है ना, कार्यपालिका क्या है, 72 से 78, 79 से 122, 123 और 124 से 147 तक संघीय न्यायालय का वर्णन किया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत का होता है उसका 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए भाई इसको रफ करते हैं। राष्ट्रपति के बाद तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति खत्म करते हैं, देखते हैं कितनी क्लास लगती है इसके लिए, और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी गलती अगर मुझसे हो जाती है धोखे से, तो आप लोग बता दीजिएगा, वैसे गलती होती नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई पढ़ने लगता है। देखो, राष्ट्रपति का जो शासन जो बताया मैंने अनुच्छेद, वो बताया कि हमने कि राष्ट्रपति, यहां पर हेडिंग डालते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है।
देखो जो मैंने अभी आपको बताया क्या, 52 से 61 तक क्या क्या है उसमें, देखो ये 52 है अनुच्छेद, ये 53 है, ये 54 है, ये 55 है, ये 56 है, ये 57, 58, 59, 60, 61। तो ये जो जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ये क्या है, ये आर्टिकल हैं, ठीक है, आर्टिकल हैं ये। अब देखो यहाँ पर क्या 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हटा मिटा मिटा दो इसको, समझ तो गए होंगे आप लोग, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का क्या होगा भैया, एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका की या कार्यपालिका शक्तियां। 54 में देखो क्या है, 54 में है इसका निर्वाचन। और निर्वाचन कैसे होगा, किस किस तरीके से होगा वो बताया गया है 55 में। तो निर्वाचन प्रणाली मैंने बताया कहां पर है, ये आयरलैंड से ली गई है, निर्वाचन प्रणाली आप कह सकते हैं इसको, ये निर्वाचन का तरीका। 56 में क्या है, योग्यता। 56 में क्या है, कार्यकाल। 57 में क्या है, 57 में क्या है भाई, 57 में क्या है, ये है जैसे कि अब बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ अभी। पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है, योग्यता। और 59 में क्या है, 59 में है शर्तें, कंडीशंस होती हैं कुछ। और ये है शपथ, और ये है महाभियोग। तो ये हमें पढ़ना है, अभी ये खत्म नहीं हो, ये तो शुरुआत हुई है अभी ना, अभी हमें क्या पढ़ना है ये देखना है, पहले बार देख लूँ मैं कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये तो बताया है कि हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है, यानी पद का सृजन किया गया है अनुच्छेद 52 में, ये आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन। और यही अगर आप शॉर्ट में देखो तो कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, 56 के अनुच्छेद में बताया गया, 58 में बताया गया है, 60 में बताया गया है शपथ, ठीक है, 61 में महाभियोग बताया गया है। तो यहाँ पर जो जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर इसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने वाले हैं इसको, एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग देखो पहले तो 52 देख लिया हम लोगों ने 52 इसको देखा है, और 52 का देखा क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये तो ठीक है। इसके बाद क्या है, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे योग्यता। अगर पहले राष्ट्रपति को बनाएंगे ना हम लोग, उसकी योग्यता छांटेंगे, योग्यता एलिजिबल कौन है, उसके बाद चुनाव करवाएंगे, उसके बाद चुनाव प्रणाली बताएंगे आपको, फिर आपको बताएंगे कार्यकाल कितना है, ठीक है, कार्यकाल उसका बताना है, समझ गए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज देख लो, ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि भारत की केंद्र कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए, केंद्र कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो भैया आप बता देंगे राष्ट्रपति होता है। केंद्र कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। और अगर केंद्र पालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है या वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आपको बताना है पीएम बताना है, ठीक है। तो रुको एक सेकंड भाई, इंक की व्यवस्था कर ली जाए, थोड़ा सा इंक की व्यवस्था कर दी जाए। तो हाँ देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन वैसे क्या माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। चलो ये बात आप शायद नोट कर लीजिए, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान किसको माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान और वास्तविक प्रधान में मतलब क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक प्रधान कौन है और खाली प्रधान पूछे तो आपको राष्ट्रपति लगाना है, और अगर पूछे कि वास्तविक प्रधान कौन होता है तो आपको प्रधानमंत्री लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर हम लोग सीधे बात करेंगे 58 अनुच्छेद, हालांकि सभी अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं छोड़ने वाले कोई, लेकिन सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे, एक व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट करेंगे इसको। तो भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 58,
क्या बताता है? ये योग्यता बताता है, योग्यता। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये योग्यता, आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए भाई क्या क्या योग्यताएं होती हैं? क्या कोई भी राष्ट्रपति का फॉर्म भरता है जैसे सारी वैकेंसी के फॉर्म होते हैं, या कैसे क्या आखिर होता है कि आखिर इसमें क्या योग्यता होता है? क्या वो इंटर पास मांगते हैं या हाई स्कूल मांगते हैं? इसके बारे में, ठीक है। देखो नंबर 1 देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो भैया भारत का नागरिक हो। वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसने 35 साल से ज्यादा का उम्र का हो। ठीक है, 35 साल से मतलब 35 सालों की उम्र का हो। दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ पद पर ना हो, यह बताया गया है। किसी भी नहीं, यहां पे ये लिखो कि पहले ये लिखो कि ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोकसभा का सदस्य हो। ऐसा नहीं है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है। चौथा पॉइंट यह है कि किसी भी लाभ पद पर ना हो। किसी भी लाभ पद पर ना हो। किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, अब किसी भी लाभ पद पर ना हो इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये जो अगर राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, ठीक है, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राष्ट्रपति अगर होता है, वो राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है या वो राज्यपाल होता है या मंत्री या कोई कैबिनेट या कोई मंत्री होता है, ऐसा समझो, या कोई मंत्री, तो लाभ का पद नहीं। ठीक है, ये समझ लेना। पर किसी भी लाभ पद पर नहीं हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं भी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, और यह बात सही भी है। आप भारत के नागरिक भी हैं, आपने 35 साल की उम्र जो है पार भी कर ली है। अगर आप 35 साल की उम्र पार कर लिए और आपके पास सरकारी पद नहीं है तो आपका बहुत भारी दुख होगा। लेकिन तब भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी 35 साल की उम्र हो चुकी है और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हैं ही आप, चाहे तो सांसद का चुनाव, देखो सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य तो हो ही जाएंगे। तो भाई लोकसभा का सदस्य बनने योग्य तो आप हो ही गए हैं और किसी भी लाभ पद पर भी नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि आप सफाई कर्मी भी हैं, तब भी आप इसके योग्य नहीं होंगे, आपको सफाई कर्मी से इस्तीफा देना पड़ेगा पहले। लेकिन अगर राष्ट्रपति कोई होता है, उपराष्ट्रपति होता है या कोई मंत्री पद होता है, कोई मंत्री होता है किसी चीज का, या राज्यपाल है, तो वो उपराष्ट्रपति का पद, जो वो लाभ का जो पद हो वो नहीं माना जाता है, वो लाभ पद का नहीं, उसमें काउंट नहीं होता है। जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं, तो पहले ये कहाँ के, बिहार के शायद राज्यपाल थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा देके किया था। अगर नहीं देते तब भी कोई बात नहीं थी, हालांकि वो तो फिर इस्तीफा देना ही पड़ता। तो भाई सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं, आप सफाई कर्मी से लेके आप IAS अधिकारी तक हैं, तब भी आप राष्ट्रपति के चुनाव में या इस राष्ट्रपति के जो है योग्य नहीं है, आपको इससे छोड़ना पड़ेगा पहले, समझ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, तो वो लाभ के पद पर नहीं। मतलब आप सफाई कर्मी भी हैं, आप एक 4th क्लास में भी हैं, तब भी आप राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं, बस उसको छोड़ दीजिए तो आप योग्य हैं। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में पूरी बात आ रही है। आपको लग रहा है कि हाँ हम तो राष्ट्रपति भी नहीं है, वो हमारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, हम 35 साल से ऊपर भी हो गए हैं, बस ये है कि अपना काम चला रहे हैं, जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, तो मैं ना राष्ट्रपति बन जाऊं, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो यहीं पर तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ये 5वां पॉइंट क्या आता है, देखो ये जो 5वां पॉइंट क्या आता है, देखो ये 5वां पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए।
ठीक है, मतलब टोटल 100 लोग ऐसे हों जो आपका समर्थन करें, और समर्थन वो ही लोग करेंगे जो निर्वाचक मंडली में शामिल होंगे राष्ट्रपति के। कोई ऐसा नहीं है कोई जाके गली गली में जाके पूछ रहे हैं लोग कि भैया क्या इनको राष्ट्रपति बनाओगे क्या, तो 50 लोगों को आप निकाल के लेकर चले आए कि हाँ भैया इन्होंने साइन कर दिया। ऐसा नहीं है। जो निर्वाचक मंडली होती है राष्ट्रपति के, उसमें 50 लोग तो प्रस्तावक करें कि भैया हमने इनका नाम प्रस्ताव दिया है, मतलब प्रस्ताव जो है इनके लिए दिया है हमने कि इनको राष्ट्रपति बनाना है। और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो इनके नाम के, जो इनके प्रस्ताव जो है उसका समर्थन करें, हाँ हाँ ठीक है हम इनका देखेंगे। तो ये टोटल 100 लोग आपको ऐसे लाने हैं जो राष्ट्रपति के बनने के लिए आपकी सिफारिश करते हों। ये सिफारिश करने का मतलब हो गया यहाँ पर। और ये निर्वाचक मंडल में जो शामिल होने वाले जो वोट डालेंगे, मेरा मतलब जो वोट डालेंगे राष्ट्रपति को चुनने के लिए, उनमें से 100 होना चाहिए। और ये जो 100 लोग होते हैं, ये अगर किसी एक का प्रस्ताव में नाम दे दिया तो वो दूसरे का प्रस्ताव नहीं करेंगे। ये भी सोच लेना, ये भी जान लो कि किसी एक का अगर नाम दे दिया तो दोबारा किसी और राष्ट्रपति के उसमें नाम नहीं देंगे प्रस्ताव में। तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये कहाँ से लेके आएंगे आप भाई? हमारा तो परिचय भी सांसद से नहीं है, सांसद के साथ तो मिलाप ही नहीं हो सकता है, वो तो नाम की तो बात छोड़ो। तो क्या करेंगे भाई, जो वोट डालने जा रहे हैं, सांसद विधायक जो वोट डालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे भाई, 50 लोग उसका किसी का नाम का प्रस्ताव रखेंगे और 50 लोग उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले भी होने चाहिए। तो भाई ये कंडीशन सबसे ज़्यादा अप्लाई नहीं होती। बाकी तो हम लोग अभी चुनाव जीतने वाले थे राष्ट्रपति का, लेकिन ये सिस्टम आ गया तो भाई गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये आपका हो गई योग्यता। ये क्या हो गई? योग्यता। और देखिए एक छोटी सी बात ये है कि 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है, ठीक है। 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है। और टोटल वोट पड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उसका अगर 1/6 वोट मिलता है तब तो ठीक, अगर 6 वोट से कम मिलता है तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अच्छा, किसी की जमानत राशि जब जब्त होती है तो बड़ा ही एक शर्मनाक बात होती है कि अरे उसकी तो जमानत राशि जब्त हो, अरे उनकी तो जमानत जब्त हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे प्रधानी का चुनाव हो या विधायक, अरे उनकी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं मजाक में। तो जैसे कि इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि 60 वोट पड़ने, टोटल 60 वोट पड़े एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर 1/6 अगर इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10। अगर 10 वोट मिलते हैं तब तो ठीक, अगर 9 वोट मिले तो वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो बड़ा शर्मनाक वाली बात हो जाती है, ठीक है, समझे। तो ये हो गया, ये हो गई भाई योग्यता। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 58 में ये योग्यता बताई गई है। भारत का नागरिक हो, 35 साल से ज्यादा की उम्र का ना हो, हाँ अच्छा 35 साल से ज्यादा की उम्र हो, अगर 35 साल से एक भी दिन छोटा है तो राष्ट्रपति के लिए वो आवेदन या फिर उसका प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। और इसकी अधिकतम आयु नहीं बताई गई है, अगर वो 100 साल या 110 साल का भी है तब भी वो राष्ट्रपति के लिए आ सकता है। बस उसकी मिनिमम यानी कम से कम उम्र उसकी 35 साल होनी चाहिए। ये एक बताया गया है कि कम से कम 35 साल इसकी उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा का होता है, ज़्यादा कितना भी हो जाए, 70, 80, 90, 100 कितना भी होता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ सके आप, जिस सामान्य लोग लड़ते नहीं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो जिसको आप सांसद बोलते हैं, सांसद, तो वो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो भाई चलो अब हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसे कि योग्यता हो गई, हमने एक ऐसा व्यक्ति देख लिया, प्रस्तावक वगैरह उसको दे दिए गए, अनुमोदक भी हो गए, ठीक है, और सारी योग्यता तैयार हो गई। अब हम लोग कराने जा रहे हैं क्या? चुनाव, निर्वाचन कराने जा रहे हैं। अनुच्छेद, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब हम लोग कराने जा रहे हैं चुनाव। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 54, निर्वाचन। देखो भाई इसका कैसा होता है निर्वाचन, देखो। तो ये निर्वाचन मंडल, अब यहां पर एक तरीके से बात करें तो निर्वाचन मंडल मतलब निर्वाचन होने जा रहा है इसका, तो कौन कौन भाई इसको वोट डालेगा? राष्ट्रपति को हम लोगों ने इसकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति को शामिल कर लिया, उसको एक प्रत्याशी बना दिया। अब इसको वोट कौन डालेंगे? तो पहली बात देखो क्या है, ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है।
और चुनाव जो चुनाव की जो मंडली होती है, जो वोट डालने जा रही हैं, ठीक है, तो निर्वाचन जो मंडली होती है वो क्या होती है, देखो निर्वाचक मंडल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो निर्वाचक मंडल में कौन कौन आ रहा है। पहले नंबर पर देखो क्या है, पहले नंबर पे क्या है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पर देखो क्या आ रहा है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश में 2 जगह विधानसभा है। अब यहाँ पर 4 लोग वोट करने जा रहे हैं। अब यही चीज आपको समझानी है, यहाँ पर चीज खत्म नहीं हुई है। ऐसा है, आपने देखा होगा कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वहां पर कुछ व्यक्तियों को मनोनीत भी किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि इनको इस चुनाव से बाहर रखा है और विधान परिषद की यहाँ पर बात नहीं करी गई, क्योंकि विधान परिषद पूरे भारत में नहीं है, खाली 7 जगह है। तो यहाँ पर क्या है कि भेदभाव ना हो, मतलब कि किसी को लाभ ना हो। भाई जैसे कि राष्ट्रपति ने किसी 14 लोगों को मनोनीत किया, तो 14 लोग तो उनको ही वोट करेंगे, राष्ट्रपति को ही करेंगे। तो इसीलिए उनको मनोनीत लोगों को बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 545 है। तो देखो कितने लोग करेंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 543 सदस्य होंगे। जो सांसद बोलते हैं, सांसद होंगे इसमें, ठीक है। जैसे मोदी जी सांसद हैं तो सांसद होंगे इसमें। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी सीटें कितनी है, तो उनकी सीटें हैं 250 हैं कुल, लेकिन 245 है वर्तमान में, और 12 घटा देंगे तो 233 सीटें हो जाएंगी, है ना। तो इनको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 3 3 6, 4 3 7 और 5 2 7, 776 सांसद वोट करेंगे, 776 सांसद वोट करेंगे। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 4100 के आसपास बनती है, 4100 के आसपास। अभी जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, उसमें 4120 के आसपास था, ठीक है, 4000, हाँ, तो 4100 के आसपास मानते हैं। तो भाई टोटल कितने वोट करेंगे, 776 सांसद करेंगे, और जो विधायक होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं विधायक, तो विधायक वोट करेंगे 4100। अब देखो जो मैंने बताया था कि जो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं वो इन्हीं में से होंगे, चाहे वो विधायक इसमें दोनों मिला के हो सकते हैं, तो इन्हीं में से होंगे, कोई अलग नहीं होगा, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे वो। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी नहीं प्रस्तावक बन सकते हैं। तो मैंने बताया जो निर्वाचन जो मंडल है उसमें ऐसे इतने लोग होंगे और यही लोग प्रस्ताव भेजेंगे किसी संसद में जाके, तो भैया इनको नाम प्रस्ताव करेंगे और 50 लोग हामी भरेंगे, तब जाके वो चुनाव लड़ने के लिए वो राष्ट्रपति तैयार होगा, एक हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे वोट करेंगे, ठीक है। और अच्छा एक चीज देखो भाई, संसद कितने हैं, 776 हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के संसद कितने हैं, 776 हैं। ये भाई देख लो जरा, इसमें अगर 12 जोड़ देंगे, हाँ ठीक है, तो सांसद अगर जो देखेंगे तो कम है, 41 तो ज़्यादा है, तब यहाँ पर तो हो जाएगी बात खराब, क्योंकि भाई विधायक ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस। तो सांसद के वोट वैल्यू विधायक के वोट वैल्यू से ज़्यादा होती है। संसद एक सांसद है, ठीक है, उसका जो वेट, उसका जो मत का जो एक कीमत है, वैल्यू है, वो विधायक की वैल्यू से ज़्यादा होती है। अभी अगला जो अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 55, उसमें अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि इसका जो निर्वाचन जो प्रणाली वो है कैसी,
उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखने वाले हैं हम लोग निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन मंडल था, कौन कौन वोट देगा, और निर्वाचन प्रणाली देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं निर्वाचन मंडल बोलते हैं इसको यार, निर्वाचन मंडल लिख दो इसको प्रणाली। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि चुनाव का जो तरीका है, चुनाव का तरीका थोड़ा सा अलग हटके होता है इसका। वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो है, मतलब दो तरीके देखो, समानुपातिक प्रणाली, समानुपातिक, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, आज आप पहली बार जानेंगे कि ये होता क्या है। समानुपातिक और एकल संक्रमणीय पद्धति, हस्तांतरणीय भी बोलते हैं इसको, पद्धति या प्रणाली लिखो, प्रणाली चल रहा है ना, प्रणाली लिखो। ठीक है, इसके द्वारा होता है बस। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे इसके आगे, इसके द्वारा मतदान होता है, मतदान होता है। देखो अब यहीं पे बात शुरू करते हैं, समानुपातिक क्या है। समानुपातिक मतलब क्या दोस्तों होता है, समान अनुपात। अभी मैंने आपको बताया कि विधायक ज़्यादा होते हैं और सांसद कम होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि संसद और सांसद में बोल देता हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अभी हम लोग सांसद ही पढ़ रहे हैं तो संसद अगर निकल जाए मुझे, तो आप ये मत कहिएगा सर आप संसद बोल रहे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो सांसद का वोट को बराबर करने के लिए विधायक के वोट से वही होता है समानुपातिक। मतलब क्या हुआ कि ये देखो, सांसद बराबर विधायक, यही हो गया आपका समानुपातिक। अब यहीं पे बात देखो शुरू होती है फिर से। जैसे विधायक की वोट की जो वैल्यू है, एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है, इसको जानने के लिए क्या होता है कि उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की टोटल जनसंख्या को क्या करते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से भाग देते हैं, गुणे 1000 लगा के। देखो कैसे, अगर विधायक का वोट निकालना हो आपको, विधायक के मत की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पूरे राज्य की जनसंख्या है। ठीक है, ये फार्मूला आपसे पूछा जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे, ये क्या पूछा जाएगा, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य गुणे 1000, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या तो करोड़ों में है, तो गुणे 1000 लगा देंगे। अब तो कट के संख्या सही आ जाएगी। ठीक है, तो भाई एक विधायक का मत ये, जब ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं, जब अभी जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो बने थे, तो जो उत्तर प्रदेश के जो विधायक की जो एक वैल्यू थी वो थी 208। एक विधायक उत्तर प्रदेश की 208, एक विधायक के वोट की जो कीमत थी, जो वैल्यू थी 208 थी, और 173 थी बिहार की। ठीक है, हालांकि ये जरूरत नहीं है इसकी, जान लीजिए खाली मैं छोटा सा। तो ये विधायक के वैल्यू निकालते हैं। और देखिए जनसंख्या की जो बात आती है, तो जो प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या, उससे नहीं, उसको बेस लेके नहीं चलते हैं, बेस लेके चलते हैं 1971 की जनसंख्या से। क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि 1971 से लेके आज तक जो जनसंख्या बढ़ी है वो साउथ में तो कम बढ़ी है, नॉर्थ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। साउथ में कुछ ज़्यादा ही लिटरेसी है, तो वहाँ पर क्या है कि जनसंख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो लेकिन अब इसका बेस बदलने वाला है कुछ ही सालों में। अब इसका बेस हो जाएगा, अगर इसकी बात करते हैं बेस की, आधार की, तो आधार क्या है इसका, आधार है 1971 की जनगणना। ठीक है, जनसंख्या का आधार है, जनसंख्या का आधार है। ठीक है, जनसंख्या का आधार है 1926 में ये बदल जाएगी।
फिर सीटें भी घटाई बढ़ाई जाएंगी इधर उधर की, ठीक है, सीटों का बंटवारा भी इसी हिसाब से होता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या है, तो राज्य की कुल जनसंख्या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित लिखा, हाँ निर्वाचित यानी विधायक, और उसमें गुणा 1000 करके भाग दे देंगे तो एक विधायक की वैल्यू आ जाती है, एक विधायक की वैल्यू आ जाती है। फिर देखिए क्या करते हैं, फिर अब सांसद और विधायक के वोट को बराबर करना है। अब भाई क्या होगा कि भाई सांसद का तो वोट का मतलब ही नहीं रह जाएगा, 4100 के ऊपर तो विधायक ही वोट कर देंगे, ठीक है, 4100 के ऊपर तो विधायक ही वोट कर देंगे, तो सांसद इतने कहाँ हैं, तो उनका तो वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यही तो समान अनुपात करना हुआ कि इनको, इन दोनों को समान करना है, समान अनुपात में लाना है, तभी इसको बोलते हैं समानुपातिक, ठीक है। तो सांसद का वोट वैल्यू देखो क्या होता है, सांसद का वोट वैल्यू सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, देखो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, और बटे क्या कर देंगे, बटे कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है, तब भैया आ जाएगा संसद का वोट। तो अगर यूपी की बात करते हैं दोस्त, तो यूपी में एक सांसद का जो वोट था वो 708 वोट के बराबर था, उसकी वैल्यू क्या थी, 708 वोट थी वैल्यू उसकी। जब रामनाथ कोविंद जी के चुनाव में जो संसद का वोट पड़ा था, सांसद का वोट पड़ा था, तो उसकी कीमत थी, मतलब उसकी वैल्यू थी, एक सांसद वोट की कीमत थी 708 यूपी में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले, तो आगे चलते हैं, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा हाँ, अभी तो आपको एक चीज़ और बतानी है, एकल संक्रमणी क्या है, एकल संक्रमणी बताओ क्या है। देखो यहाँ पर समझो एक एकल संक्रमणी क्या होता है, ऐसे तीर बनाओ और ऐसे रखो, यहीं पे समझ जाएंगे। एकल संक्रमणी देखो मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे जो आम चुनाव दोस्तों होते हैं, आम चुनाव में क्या होता है कि जैसे सांसद है, विधायक है, प्रधान है, जो भी कितने भी खड़े हो, 1 2 3 4 दसियों सैकड़ों कितने भी खड़े हो, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, मतलब क्या कि सभी के वोट काउंट होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित हो जाता है। पर राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 राष्ट्रपति के नाम पर चुने गए हैं। तो जितने भी निर्वाचन मंडल में होते हैं वो सभी के सभी सबको वोट देते हैं अपनी वरीयता। इसमें क्या है, वरीयता के अनुसार, जैसे कि मैं पहले चुनूंगा, ऑप्शन नंबर ए को मैंने सबसे पहले चुना, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए मानिए कोई व्यक्ति होगा, रमेश सुरेश कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने क्या किया, बहुत लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पहली वरीयता पे रखा, फिर सेकेंड पर इनका नाम आता है, फिर इनको वरीयता दी, फिर इनको वरीयता दी। और जब चुनाव की काउंटिंग हुई, तो क्या होता है, प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण की जो काउंटिंग होती है उस पे अगर 50% प्लस 1 कुल वोट का मिल जाता है तो हमें नया राष्ट्रपति मिल जाता है, हमें नया राष्ट्रपति मिल। मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ कि एक जो पहले नंबर पर जो वरीयता दी जा रही है, पहले उसकी हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। प्रथम चरण की काउंटिंग पूरी होने के बाद अगर कुल वोट का 50% प्लस 1 वोट अगर उस व्यक्ति को मिल जाता है तो वो हमें राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रपति के रूप में। और अगर नहीं मिलता है तो भाई दूसरे वाले ले आते हैं, दूसरे चरण की मतगणना करते हैं। देखो अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, बस एक बार ऐसा हुआ है कि दूसरे चरण की काउंटिंग करनी पड़ी थी, जब नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे, वीवी गिरी जीत गए थे। तो अभी तक लोगों को शायद ये पता होगा कि मतलब दूसरे चरण की गिनती मतलब क्या हुआ, वो लोग यही जानते होंगे कि शायद गलती से कुछ इधर उधर हो गया होगा तो दूसरी बार काउंटिंग की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
पहली वरीयता में इतने वोट नहीं मिले, इतना नहीं मिला, फिर दूसरे में आ गए, दूसरे में कभी ऐसा ना, ऐसा होता ही ना, ऐसा होता ही है कि पहले वाले में ही मिल जाते हैं, दूसरे वाले में कभी ऐसा कभी पहुंचने की समस्या नहीं होती है। जब नहीं मिलते हैं तब दूसरे वाले में जो दूसरे नंबर पर वरीयता दी जा रही है उसकी काउंटिंग होती है, तो वहां पर वीवी गिरी जीत गए थे, नीलम संजीव रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी हार गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही हो गया आपका एकल संक्रमणी पद्धति या प्रणाली, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, बाकी आम चुनाव में क्या होता है कि सबसे ज्यादा वोट, अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा वोट भी इनको मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि 50% प्लस 1 जिसको मिल जाएगा वो जीतेगा इसमें, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर काउंटिंग दूसरे चरण में होगी। वैसे क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हैं और मान लीजिए कि टोटल 100 वोट मिलने हैं किसी को, और 100 वोटों में आप सबको बांट दीजिए। मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं तो किसी को 9 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 11 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 21 ही मिल गए, तो 21 वाला विजेता हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, 50% प्लस 1 वोट आपको मिलना जरूरी है, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब देख लेते हैं कार्यकाल, अनुच्छेद 56 देखते हैं सीधे। ये अनुच्छेद 55 था भाई, ठीक है, ये क्या था यार, अनुच्छेद 55 था ये, यार 53 देख लिया क्या उस टाइम हम लोगों ने, 55। देखो मैं अभी भी बिल्कुल भूल गया हूँ, क्या 53 लिख लिया था? अगर 53 लिख लिया था इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। तो क्रमानुसार देखो, जो निर्वाचन जो मंडल पढ़ा हम लोगों ने कि कौन कौन शामिल था, वो अनुच्छेद 54 में है, और कैसे कैसे चुनाव होंगे वो अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले अनुच्छेद 54 देखा है, अनुच्छेद 54 देखा निर्वाचन मंडल, और ये 55 है। अब हम लोग देखने वाले 56 देखने वाले हैं 56। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी भाई। चलिए, आपको समानुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणी पद्धति जो है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक है, कार्यकाल देखते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल है भाई। तो कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल आपसे बहुत पूछता है। कार्यकाल 5 साल का होता है, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कार्यकाल 5 साल का होता तो है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति कोई दूसरा नहीं मिल जाता है तब तक वो राष्ट्रपति पद पर रहता है अपने। ठीक है, तो कार्यकाल अगर देखें तो 5 वर्ष आप लिख सकते हैं, 5 वर्ष। ठीक, शपथ के बाद, शपथ लेने से, ठीक है, 5 वर्ष। और जब तक राष्ट्रपति, जैसे 5 वर्ष पूरे हो गए और राष्ट्रपति नहीं बना, तो भैया वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। अगर मान लीजिए, और वैसे भी राष्ट्रपति का जो कुर्सी खाली रहती नहीं, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ते ही हैं, लेकिन देर अगर लगती है तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति नया नहीं मिल जाता है उसको। इससे पहले अगर उसको हटना है तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे, समझ गए कि नहीं, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे, या उस पर महाभियोग लगाया जाए। महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ये आपको मैंने बताया शुरू में ही। और देखो, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए उसके कार्यकाल के दौरान, तो उसका पदभार, उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है उपलब्ध तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे, और 6 महीने के अंदर चुनाव तो हो ही जाएगा, उसके बाद नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जब नया राष्ट्रपति मिलेगा, जैसे कि पहले वाला राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे दिया या कहीं महाभियोग से हटाया गया, तो क्या होगा भाई कि उसने 3 साल तक कार्यकाल अपना पूरा किया था, तो जो अगला राष्ट्रपति बनके आएगा वो 5 साल का ही कार्यकाल देखेगा। इसीलिए कहा गया है कि 5 साल कार्यकाल, वैसे 5 साल कार्यकाल को आप कह नहीं सकते, तो वो 5 साल के लिए ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। लेकिन ये चीज़ प्रधानमंत्री में नहीं होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर उसने पूरा कर लिया, उसके बाद इस्तीफा या कुछ भी होता है,
तो नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वो आगे का कार्यकाल पूरा करेगा, अपना खुद का 5 साल नहीं जोड़ेगा वो। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है कि 3 साल ए ने, मान लीजिए ए ने जो है ए ने 3 साल पूरा किया काम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर बी आए तो आगे का 2 साल पूरा करेंगे, टोटल मिला के 5 साल पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है, बी आएंगे तो टोटल 5 साल ही शासन करेंगे, अपने अपने कार्यकाल में 5 साल ही रहेंगे। ये समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 57 क्या कहता है, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है? 57 ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन मतलब बताओ इसका क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति के लिए कितनी बार भी अप्लाई कर सकता है और कितने साल तक भी राष्ट्रपति रह सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। जैसे अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकते, ऐसे इंडिया में नहीं है। तो ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए आप कितनी भी बार आवेदन कर सकते हैं, कितनी भी बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए आप कितनी भी बार प्रयास कर सकते हैं, कोई भी बाध्य नहीं है, कोई भी जो है इसमें बाधा नहीं हो सकती आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, और देखिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। ये 5:30 बजे क्लास आ जाती है, इसमें कोई भी देर कभी लगती ही नहीं है, 5:30 बजे हाथ में क्लास हो जाएगी। और अगर नेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्लो चल रहा है तो अलग बात है कि ना आ पाए, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि हर रोज़ आपको 5:30 बजे क्लास मिल जाए करे। ठीक है, तो भैया आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ अगर डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।